हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अध्याय फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपने देख लिया होगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया गया, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं और हमने काफ़ी IMP क्वेश्चन उसके अंदर कवर किए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने उठाए हैं, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए, जो कि बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए एग्जाम की तहत देखा जाए। तो बच्चों हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रिया है। बच्चों इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम पहले पार्ट को समझेंगे। पार्ट के अंदर होता क्या, क्या क्या नियम है, क्या क्या नहीं है, इनको समझना पड़ा। उसके बाद ही हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करें। लेकिन पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अगर पार्ट को समझ लिया तो थोड़ा बहुत जो नियम होते हैं वो हम समझ जाते हैं, जो कि हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है बच्चों। तो बस आपसे एक काम करना है बच्चों, आपको सपोर्ट करना है। सबसे पहले मुझे किस प्रकार से करेंगे सपोर्ट? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और कमेंट में आप जो चाहे वो बातें लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार वो रहेगी। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी सजेशन देना हो, आप मुझे कंप्लीटली ये चीज़ बता सकते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं समझने के लिए। देखिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? विभाज्यता। देखिए बच्चों विभाज्यता क्या चीज़ है? विभाज्यता यानी जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तब वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाती है? पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। तो बच्चों ये तो था नॉर्मल विभाज्यता की एक परिभाषा। एक ये थोड़ा सा फॉर्मूला होता है बच्चों, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ये असल में होता क्या है। थोड़ा सा जानकारी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं किसी संख्या में भाग देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 9 में मैं भाग दे रहा हूँ 4 का। किसका? 4 का। कितनी बार में जाएगा? 4 दूनी 8। कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस करने पर 1 बचेगा। तो ये जो 4 है इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक जो है इसको क्या बोला जाएगा? शेषफल। ये आपको ध्यान रखना, मैं सर्कल बनाते चलता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, है ना। ये सब चीज़ें आपको माइंड में पता होनी चाहिए, इनको क्या क्या बोला। क्वेश्चन बनते बच्चों, क्वेश्चन बनते रहते हैं, इनसे ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और ये जो 2 है इसको बोलते हैं बच्चों भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और एक और चीज़ आपके सामने आ जाएगी, कौन सा उठाते हैं? ये लो, ये जो 9 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं भाई भाजक। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, भाज्य। भाज्य हमेशा सबसे बड़ी संख्या होती है। हो सकता है कि छोटी भी आ जाए, लेकिन पॉइंट में जाना पड़ता है उसके लिए। तो इसको याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये होता है फॉर्मूला। बच्चों सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर से। ये वाला फॉर्मूला हम सवाल जब करेंगे तब मैं आपको याद वापस दिलाऊंगा, तो इसको याद रख लीजिए अभी से। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। आपको चाहे कहीं पे भी देखो, ये दोनों मल्टीपल में रहेंगे, प्लस में रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम नियम को थोड़ी सी जानकारी और ज़्यादा लेके चलते हैं। नियम असल में जो विभाज्यता के नियम है, हर एक संख्या के बारे में जानकारी देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या नियम हम लेके आए आपके लिए, देखिए यहाँ से। फर्स्ट वाला जो आ रहा है आपके सामने, 2 से विभाज्यता। क्या है? 2 से विभाज्यता। इसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 से विभाज्यता बच्चों हमको यहाँ पर यह पहचानना है कि 2 से हम कौन कौन सी संख्या को विभाज्य कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, और सुनिएगा भी। अगर हम किसी भी संख्या को, देखिए किसी भी संख्या में क्या करना है आपको? इक्का-इक्का अंक। किसका अंक? इक्का-इक्का अंक क्या होना चाहिए? इक्का-इक्का अंक आपका होना चाहिए 2, 4, 6, 8 या 0। अगर ये अंक होते हैं तो वो सारी संख्याएं 2 से क्या होगी बच्चों? विभाज्य होगी। ये आपको माइंड में डाल लेना है। कौन कौन सी संख्या? 2, 4, 6, 8 व 0। इसके ऊपर पूछे जाते क्वेश्चन बच्चों, घुमा के कुछ भी आ सकता है, इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जानकारी मैं पूरी दूंगा। बहुत सारी विभाज्यता की जांच के जो नंबर से, जो कि हमने 3 का लेके आए हैं, 4 का लेके आए हैं, इन सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है? ध्यान से देखना, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 3 से विभाज्यता। किससे विभाज्यता? 3 से। 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी? ध्यान से देखिएगा। 3 से विभाज्यता के नियम में देखिए फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई भी संख्या जैसे 45 है, ध्यान से देखिएगा। 45 में जो 4 और 5 दोनों को मैंने जोड़ा, कितना आया? 9 हुआ। अगर ये 3 से अगर ये 9 कटता है, कट जाएगा। 3 के पढ़े में 9 आता है, 3 3 9, 3 बार में कट जाएगा। तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से कटेगी। यानी सिंपल सी बात ये है कि कोई सी भी संख्या, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3,
अब इनको मैं जोड़ूँ, 1 2 और 3 को जोड़ूँ तो कितना बन रहा 6। क्या 6 3 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। कितने बार में? 2 बार में। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। सिंपल सी बात है कि सभी संख्या जो अंक दिए गए, सभी अंक को जोड़ने पर वो अंक प्राप्त होता है जो 3 से कट जाता है, तो वो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, ये था इसका नियम। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे 4 के नियम का। किसके नियम का? 4 के नियम का। तो बहुत ही आसान है, 4 का नियम बहुत ही आसान है, सभी आसान है। वैसे अगर समझ जाओगे तो सारे आसान है। 4 का क्या नियम है? 4 का नियम है बच्चों, इसमें जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक पीछे का है ना, पीछे का होता है इकाई का अंक। लास्ट के 2 अंक हो 0, लास्ट के 2 अंक हो 0, या फिर लास्ट के ऐसे 2 अंक हो, पीछे के 2 अंक ऐसे हो जो 4 से कटते हो, 4 से विभाज्य हो। मैं भी एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं आपको कैसे। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100, पीछे अगर 2 0 आ रहे मतलब ये 4 से पूरी तरीके से कटेगा ही कटेगा। लेकिन अगर पीछे अगर 136 में अगर पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड है, 4 की टेबल 36 आता है, बिल्कुल आता है, कटेगा। तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, चाहे आपके इसके आगे ये लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर पीछे 36 आ गया मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। पीछे के 2 अंक अगर कट जाते हैं 4 से, तो जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 4 से कटेगी ही कटेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 3 4 का हो चुका है बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। 5वां क्वेश्चन क्या है अपना? 5वां से मतलब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? सिंपल सी बात है, इसमें जो इकाई का अंक है, ये तो बहुत सभी को पता होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए एक तो 0 या फिर 5। अगर ये 2 अंक आ जाते पीछे, जैसे कि अगर 5 का पहाड़ा आपको पता होगा, 5 का 5, 5 दून 10, 5 3 15, 5 24, तो पीछे 5 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, 5 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। यानी इकाई का अंक 5 होगा या फिर 0 होगा, वो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाती है। जैसे अगर कोई सा भी सवाल है, जैसे मैंने बोला 2 7 8 9 1, अगर पीछे 0 आ गया मतलब ये किससे कटेगा? 5 से पूरी तरह कट जाएगा। इसे 2 से भी कटता है, 2 के नियम में भी लागू हो रहा है, लेकिन 5 में भी ये लागू होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, अब 6 से क्या विभाज्यता है देखो ध्यान से। 6 से जब विभाज्यता करेंगे तो इसमें 2 नियम लागू होते हैं। कितने नियम? 2 नियम लागू होते हैं। 2 नियम कौन कौन से? इसमें एक तो 2 का नियम लगेगा जो कि हमने समझा, और एक 3 का नियम लगेगा। 2 का और 3 का नियम लगना चाहिए। 2 के नियम में क्या था? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या 0। और 3 का नियम क्या होता है? जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए, है ना, जोड़ने पर 3 से वो कट जाना चाहिए, तो वो नियम होता है। तो 6 में ये दोनों नियम लगने चाहिए। 3 और 2 अगर दोनों नियम लगते हैं तो 6 में वो संख्या कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 24, क्या लिखा? 24। अब देखिए इन दोनों में पीछे इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो 2 का नियम फॉलो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 2 का नियम हो रहा है। 24 में 3 का नियम फॉलो हो रहा है, क्योंकि दोनों को मैंने जोड़ा, 2 + 4 किया तो 6 आ रहा, 6 3 से डिवाइड है, मतलब 2 और 4 दोनों का 2 और 3 का दोनों का नियम लग रहा है, मतलब ये 6 से संख्या कटेगी ही कटेगी। तो 6 को कितनी बार में काटेंगे? 6 चौक कितना होता है? 24 होता है, मतलब वो संख्या कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए 36, बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, 2 4 और 6 मैंने लिख दी। पीछे इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है, जोड़ने पर ये 12 हो रहे हैं जो कि 3 से कटेंगे ही कटेंगे। तो दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं, मतलब ये 6 से पूरी संख्या कटेगी ही कटेगी। ये होता है 6 का नियम, जिसमें 2 और 3 का नियम अगर फॉलो हो रहा है तो वो 6 के नियम में भी काम करेगा। ठीक है, ये रूल्स होते बच्चों, कहीं ना कहीं यूज़ में आएंगे, आपको समझ लेना है, नोट डाउन कर लेना है, समझ के जरूर रखिए, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार पूरी तरीके से रहना चाहिए। अब आते हैं 8 का विभाज्यता। 7 का आपने लिया, 7 का यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता है, कोई मतलब नहीं उसका। 8 का नियम क्या है? जो 4 का नियम था उसी की तरह है। इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का जो क्या है अंक है, वो पीछे के 3 0 होने चाहिए। पीछे 3 मतलब पीछे के 3 इकाई के अंक, मतलब पीछे के 3 अंक की बात हो रही है ना, इकाई का अंक की बात नहीं हो रही। पीछे 3 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट की जो 3 संख्या है, क्या है? लास्ट की जो 3 संख्या है, डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए?
3 से डिवाइड, मतलब तीनों संख्या, जैसे मान लो पीछे मैंने लिख दिया 3 और 32 और 8 है ना, ये वाला 328, ये जो है 8 से डिवाइड है, तीनों संख्या क्या है 8 से डिवाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों संख्या यानी 328 अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 4 में क्या था, 4 का नियम यह था कि पीछे के 2 जीरो होने चाहिए। 4 के नियम में क्या था, पीछे में 2 जीरो होने चाहिए या फिर पीछे के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। और 8 में क्या नियम है, पीछे के 3 जीरो होने चाहिए या फिर पीछे के जो 3 अंक है वो 8 से कटने चाहिए। तो ये दोनों के नियम बस सेम है, एक जीरो बढ़ेगा और एक संख्या बढ़ेगी, ये दोनों नियम सेम है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नियम है 9 का। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, 9 वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 9 से विभाज्यता, तो 3 का पूरा रूल फॉलो होगा। 3 का पूरा रूल यहाँ पे फॉलो होगा। कैसे होगा देखिए, 3 का रूल में क्या था कि सबको जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। इसमें क्या होगा, सबको जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। सबको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7, 8 और 3, इनको जोड़ू में कितना हो रहा है, 7 + 8 + 3 कितना हो रहा है, 8, 7, 15 और 3 18। 18 अगर हो रहा है, क्या 18 9 से डिवाइड है, क्या 18 9 से डिवाइड है, बिल्कुल है। मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, पूरा का पूरा भाग इसमें चला जाएगा। अब हम दे के भी देख लेते हैं भाई, इतनी देर से कर रहे हैं तो क्या नियम लग रहे कि नहीं लग रहे। तो 9 का भाग हम देंगे 78, 9 9 8 72, कितना बचा, इसमें बचा है 6 बचेगा और ये कट गया, ऊपर से उतारे 3, 9 7 63, पूरा भाग चला गया 87 बार में। मतलब पूरा भाग जा रहा, नियम काफ़ी फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगला जो नियम है वो नियम है 10 का। तो 10 का नियम बच्चों आपको सभी को पता होगा, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं। 10 के नियम है, 10 के नियम में पीछे क्या होगा, इक्का अंक होगा, वो क्या होगा, इक्का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस 10 से कट जाएगा। लास्ट बात करते हैं 11 की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट बात करते हैं हम 11 की। ठीक है, 11 का नियम क्या लगता है, 11 में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ संख्या लिखी, उससे समझते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल समझिए यहाँ पे कि क्या किस प्रकार से हम करेंगे। इसमें मैंने लिखा कुछ यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से। ठीक है, ये मैंने संख्या लिखी। ठीक है, कितनी संख्या लिखी यहाँ पे, ठीक है जितनी भी लिखी है 8, 2 4 और 2 10, यहाँ पे 10 हो रहा है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब पीछे से हमको काउंट करना है, ध्यान से समझिएगा। 11 का नियम बहुत ही अच्छा होता है। पीछे से हमको लेना है विषम संख्या। देखिए नंबर लिख देते पीछे से, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है इसके। तो नंबर विषम संख्या कौन सी होगी, पहले नंबर की होगी, एक तीसरे की होगी और ये 5वें की होगी। इन सबको जोड़ देना है, मतलब कि इसको 2 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना। टोटल कितना हो गया, 2 + 4 + 4 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, और ऊपर वाले बाकी जो बचा उसको जोड़ देना। टोटल कितना हो गया, 4 + 6 + 0 कितना हो जाए, ये भी हो गया 10। यानी दोनों सेम आना चाहिए, मतलब दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सम और विषम दोनों का है, मतलब पीछे से काउंट किया मैंने एक छोड़ के, तो इसका आंसर 10 बना। और जो बची हुई संख्या को जोड़ा तो वो भी 10 बना, मतलब आंसर 10 आना चाहिए। या फिर जोड़ने पर, देखिए घटाने पर आंसर 0 आना चाहिए। कंडीशन क्या है, 10 में 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा। या फिर जोड़ने पर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए। या फिर घटाने पर भी क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो वो 11 का नियम फॉलो होगा। तो बच्चों थोड़ा बहुत है ना खुद को ट्राई करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब इसके बारे में बात होगी, क्योंकि इधर जो है ना थोड़ा सा समझना आसान नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हम कम दे पाते हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पहले पढ़ा होता तो और आसान हो जाता। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है समझिए, समवर्ग नियम को समझेंगे। किसको, समवर्ग नियम क्या होता है। समवर्ग नियम में एक तो जोड़ वाला सिस्टम चलता है और एक चलता है मल्टीप्लाई वाले में। तो इनको समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है। तो समवर्ग जो नियम होता है, समवर्ग जो नियम होता है वो नॉर्मली हमारी तरह होता है, मतलब हम जिस तरीके से करते हैं, जैसे कि हम जोड़ घटाव करते हैं तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। नॉर्मली जोड़ है, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 9 में 8 का गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। तो समवर्ग नियम यानी हम जो रेगुलर करते हैं, जोड़ और घटाव गुणा भाग, इसमें 2 ही नियम है, जोड़ के और गुणे के। तो जो नॉर्मली हम करते हैं उसको समवर्ग जो नियम होता है उसको बोला जाता है। क्रम विनिमय क्या होगा, क्रम यानी क्रम का विनिमय, क्रम को इधर उधर भेजा गया है। मतलब क्या किया, 3 में 4 जोड़ूंगा और 4 में 3 जोड़ूंगा, मतलब तो वही है, दोनों क्या है, एक ही आंसर आएगा।
13 में 17 जोड़ो या 17 में 13 जोड़ो तो भी आंसर वही आना। यानी इसमें क्या गया, क्रम को चेंज किया गया है। जो आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे था वो आगे हो गया। इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। तो क्रम की अदला बदली होती है गुणे में भी और जोड़ में भी। वो होता है क्रम विनिमय। क्रम को चेंज किया जाता है, आंसर वही रहते हैं उसके। ये हो जाएगा अपना क्रम विनिमय। अब आता है अपना साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। ध्यान से समझिएगा। साहचर्य नियम, साहचर्य में नहीं, हमको क्या करना, ब्रैकेट को घुमाना इधर उधर। साहचर्य नियम में क्या होगा, ये संख्या वही रहेगी, इधर भी संख्या वही रहेगी, इधर भी संख्या वही रहेगी, इधर भी संख्या वही रहेगी। लेकिन यहाँ का जो ब्रैकेट है, यहाँ से ब्रैकेट को कहाँ कर दिया गया है, इस तरफ कर दिया गया है। इसमें 2 अकेला था, इसमें 5 को अकेला कर दिया गया है। आंसर वही आना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम इसी तरीके से ब्रैकेट को क्या गया, चेंज किया गया। इसमें क्या गया, 11 अकेला था, इसमें 7 अकेला रह गया। इसी तरीके से गुणे में भी ऐसा ही हो रहा है। 2 3 5 इसमें दिया, 2 3 इसमें किया गया। अब क्या गया, इसमें पहले इसको 2 को छोड़ा था, इसमें 2 को ले लिया, 5 को छोड़ दिया। इसमें क्या था, 11 को छोड़ा था, इसमें 7 को छोड़ दिया। मतलब ब्रैकेट को इधर उधर किया गया है, बाकी आंसर्स वही आएंगे। आंसर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। एक और नियम अपना कौन सा आ रहा है, बंटन नियम। बच्चों ये आप सोच रहे होगे एक बार ये नियम तो जब क्या है, सिस्टम क्या नहीं है, तो ये जो है ना, जब हम सवाल करेंगे ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो नियम है ना, किस प्रकार से हमको यूज़ करना है, कैसे इनके आंसर्स किस प्रकार बनेंगे, वो हमारे जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। बंटन नियम, बंटन नियम में क्या करना, बांटना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 के साथ में 2 संख्या दी हुई है, तो एक बार 2 का गुणा इसमें हो रहा है, एक बार 2 का गुणा 5 में हो जाए। जैसे इस तरीके से 2 का 3 में हो गया एक बार इन दोनों का, और एक बार 2 का गुणा किसमें हो गया, 5 में हो गया। बांट दिया, बीच में प्लस का प्लस लग गया। अब 11 और 2 का 7 में कर दे, 7 का एक बार 2 में और 7 का एक बार 11 में, तो 7 का एक बार 11 में हो गया और 7 का एक बार 2 में हो गया। तो इसमें बांट दिया क्या, एक तरीके से समझ लीजिए कि 3 और 5 को 2 के गुणे के साथ बांट दिया गया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये थे हमारे कुछ 4 नियम है ना, समवर्ग नियम, जो कि नॉर्मली हमारी तरह होता है। ठीक है। क्रम विनिमय, क्रम को चेंज करना, आंसर वही रहते हैं। साहचर्य में ब्रैकेट घूमता है इधर उधर, वो लास्ट बचता है बंटन, यानी बांट देते हैं इसमें इधर उधर। किस प्रकार से 2 के साथ 3 और 5 को बांट दिया गया, अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया है। 11 और 2 के साथ में 7 को अलग अलग मल्टीपल में यहाँ पे कर दिया गया, यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई तत्व या तत्समक। क्या है, इकाई तत्व या तत्समक। ध्यान से समझिएगा। जोड़ की संक्रिया के लिए 0 तथा गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व या तत्समक कहा जाता है। सवाल पूछे जाते हैं इसमें, ऐसे नॉर्मली पूछे नहीं जाते, लेकिन याद रखिएगा कि अगर 0 का गुणा अगर किया जाता है, उसमें 0 का किया जाता है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, 0 तत्समक पढ़ा जाता है। लेकिन गुणे के साथ अगर आएगा, देखिए जोड़ के साथ अगर जाएगा तो वो किस में जाएगा, जैसे ऐसे सवाल आ गया 2/3 गुणित में 0, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 0 तत्समक में काउंट होगा। क्या है, मतलब यहाँ पे जोड़ आएगा, क्या आएगा, जोड़ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ आएगा। जोड़ के साथ में अगर 0 आ जाता है तो मतलब ये किस में आ जाएगा, 0 तत्समक में आता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्या लग जाए, यहाँ पे अगर लग जाता है गुणा और एक इधर 1 आ जाता है, ये किस में आ जाएगा, 1 के तत्समक में आ जाएगा। गुणा 1 के तत्समक में आएगा। मतलब 0 अगर जोड़ के साथ 0 आती है, मतलब 0 तत्समक 1 आता है, तो 1 तत्समक यहाँ पे काउंट होता है। ये नॉर्मली चीज़ें बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़ में आ सकती हैं। अब मेन चीज़ आती है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, 0 के नियम जान लेते हैं यहाँ पे। 0 का नियम क्या था, किसी संख्या में 0 को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर मैं 10 में अगर मैं 0 को जोड़ूँ तो आंसर 10 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अगर मैं 10 में से -0 करूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है अपना, नेक्स्ट नियम है यहाँ पे, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। यानी अगर हम 2 गुणित 0 करेंगे तो आंसर 0 बनेगा, या फिर 2 गुणित 0 गुणित अगर 4 कर देंगे तो भी आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 0 के गुणे में सभी आंसर क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। यहाँ पर इसका कहना है। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन बन रहा है अपना, क्या चीज़ें समझा रहा है ये। आगे बोल रहा है कि किसी संख्या से 0 को भाग देने पर भागफल 0 होता है, जबकि 0 से किसी संख्या को भाग देने पर अर्थहीन होता है। यानी कि ये बोल रहा है अगर 0 ऊपर आ जाए और नीचे 5 आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 0 अंदर और 5 बाहर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, केवल 0 बनेगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, 0 नीचे आ जाए, इसका आंसर क्या बनेगा, अर्थहीन। मतलब इसका आंसर निकालना नामुमकिन है। मतलब कि 5 में हमको 0 का भाग नहीं दे पाएंगे, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, इसका कहना ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, ये मैंने समझा दिया आपको। नीचे आ गया, 0 के अतिरिक्त किसी संख्या की घात 0 होने पर परिणाम 1 मिलता है। यानी कि अगर 0 की अगर घात 0 हो तो 0 ही कहलाएगा। लेकिन
शून्य को छोड़ के, यानी अगर मैं बोलूँ 10 की घात अगर 0 हो जाए आंसर 1 होगा, 5 की घात 0 हो जाए तो आंसर 1 होगा। अगर सवाल ऐसे पूछ ले 5 की घात 0 प्लस 3 तो आंसर क्या होगा, इसका तो 1 हो जाएगा और प्लस 3 जोड़े कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट होगा, किस प्रकार से यहाँ पे एक के गुण समझेंगे। एक के गुण क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या का गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर मैं 4 का गुणा 1 में करूँगा तो आंसर 4 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 25 का गुणा अगर मैं 1 में करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए ये क्या चीज़ दे रहा है। यहाँ पर जो मेन चीज़ आ रही है ये चीज़ है कि यहाँ पे बोला गया है कि -1 समधन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक, यानी अगर -1 की घात अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए तो क्या होगा, आंसर हमेशा प्लस में रहेगा। किस में रहेगा, प्लस में। अगर -1 की घात अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए तो आंसर माइनस में ही रहेगा। तो ये जो है विषम संख्या है और ये है सम संख्या है। सम संख्या आएगी तो आंसर प्लस में आएगा, विषम संख्या आएगी तो माइनस में इसका आंसर आना है। तो बच्चों आई हो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दबाजी हुई है इसके अंदर तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि जितना हो सके उतना मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसके नियम थोड़े अटपटे से होते हैं। लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो इसको मैं बहुत ही डीपली समझाने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से समझाना थोड़ा आसान होता है चैप्टर को समझाने के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर थोड़े बहुत रूल आसपास की चीज़ें हम समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर को समझाने में थोड़ी सी मुसीबत आती है, आपके लिए होगी, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ी सी समस्या होती है। बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है, देखना है और हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में जो वीडियोस मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप देख सकते हैं हमने पुराना जो एक अध्याय फर्स्ट जो कंप्लीट किया उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए और बाकी काफ़ी अच्छे से समझाया है। ऐसे हम इसी अध्याय का भी शुरू करेंगे। अगला पार्ट जो होगा, जो कि पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 है जो कि इसका नाम हमने नहीं लिखा है, पार्ट 2 हम लिखेंगे कॉर्नर में कहीं पर भी। तो पार्ट 2 के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, काफ़ी डीपली समझाए जाएंगे और बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद है, लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। आई होप आपका जो सिलेक्शन हो काफ़ी अच्छा नंबर से आपको सिलेक्शन मिले। हाँ, सिलेक्शन हो ही जाए, सबसे पहली बात तो सिलेक्शन हो ही जाए और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लेके आए, ये मेरी आपसे उम्मीद है। बच्चों आगे हम शुरुआत करेंगे बहुत जल्द, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे आएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।